हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट आ रहा है ना। तो क्योंकि अब एग्जाम्स भी पास आ ही गए हैं, बस अगले महीने से अब कितने दिन बचे, 3 दिन बचे है ना। तो 3 दिन में तो बेटा आपका नेक्स्ट महीने से अटेम्प्ट है ही, मई जून वालों का। तो ऑब्वियसली मॉक सीरीज चल रही है, डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, तो बेटा आने लाजमी है। खैर, इसी अटेम्प्ट में बेटा ऐसा नहीं कि डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट से पिछले अटेम्प्ट जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया है। क्योंकि जो डाउट सीरीज का इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैं वो डाउट्स लेता हूँ जो बहुत ही रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं, थोड़े टेक्निकल होते हैं, है ना। तो ये भी वन का ऐसा डाउट है जिस इस डाउट में क्या है, एक कंसेप्ट है जिसपे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूज है। खैर, अब तक आपका जो, अगर आप मॉक सीरीज कर रहे हैं तो आपको अब तक बताओ अपने सारे कंसेप्ट को बढ़िया करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई अभी कंसेप्ट रह गया है और आप उसके बिना मॉक कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो फिर अब थोड़ी देर हो गई है। ठीक है। खैर, तो ये वाला डाउट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, एक कंपनी है एबीसी। एक कंपनी है एबीसी, हमारा 14 नंबर डाउट है। ठीक है, तो एक कंपनी है हमारी एबीसी। ठीक है, उसका क्या है, वो एक ये, अच्छा पहले जो ये डाउट है ना, ये पार्ट 2 अपना सेक्शन बी में से है। ठीक है, सेक्शन बी में से है वैक का। इस कंसेप्ट का नाम है वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमको इसमें क्वेश्चन में वैक निकालनी है। ठीक है, तो इसने बहुत सारे हमको अब चीजें दे रखी हैं। अब इस क्वेश्चन में डाउट कहाँ आता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी हम इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी है एबीसी। ठीक है, उसका जो मार्केट स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है कि उसका जो मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक है अभी, मतलब अगर आप, ये एबीसी कंपनी है, इसका जो मार्केट में शेयर है अभी, मार्केट में जो उसका शेयर है बेटा, वो अभी मिल रहा है $80। $80 का मिल रहा है बेटा। इसकी शेयर प्राइस है मार्केट में। ठीक है, ये इसका शेयर प्राइस है मार्केट में। और जो इसका डिविडेंड आपको मिलेगा अगले साल, मतलब अगर आप ये शेयर खरीदते हो और जो इसका आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। ठीक है, तो हम D1 लिखते हैं इसको। ठीक है, D1 वो है बेटा $3। $3 इसका डिविडेंड है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत सही बात हो गई। अच्छा, ग्रोथ रेट भी दे रखा है, ग्रोथ रेट भी दे रखा है भैया। ग्रोथ कितना है, जी मान के लेते हैं। ग्रोथ रेट को बेटा 10% इन्होंने गिवन कर रखा है हमको। और वो कह रहे हैं न्यू बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड वाली कहानी आ गई, इसके बॉन्ड्स भी होंगे। ये बॉन्ड्स इशू करेगा कूपन रेट, फेस वैल्यू पे करेगा, मतलब 100 रुपए भी अगर फेस वैल्यू है तो 100 रुपए ही मार्केट वैल्यू में इश्यू कर देगा। और जो कूपन रेट चल रहा है, कूपन रेट चल रहा है भैया 10% चल रहा है। ये तो हो गई बॉन्ड्स की कहानी। ठीक है, हम बॉन्ड्स लिख देते हैं आगे। चलिए ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेना बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर है भैया 40%, 60%। मतलब जब भी ये मार्केट से पैसा उठाता है, ये 40% डेट से उठाता है। ठीक है, डेट से उठाता है। और 60% ये इक्विटी से उठाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इक्विटी के अंदर भी मतलब दो चीजें आती हैं। इक्विटी के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एक तो एग्जिस्टिंग इक्विटी होती है और एक न्यू इक्विटी होती है। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी मतलब अगर आप बाहर वालों से अगर पैसा मांगते हो, ठीक है, उसे इक्विटी बोलते हैं। शेयर होल्डर्स ही तो होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, मतलब पुराना जिनसे आपने पैसा ले रखा है। और एक होगा न्यू इक्विटी, जिनसे आप अभी बाद में लेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी, एग्जिस्टिंग इक्विटी, और एक हो गया न्यू इक्विटी। चलिए ठीक है, एग्जिस्टिंग और न्यू। अच्छा, ये जो न्यू है इसको तो न्यू ही बोलेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग का बताऊं एक और नाम होता है जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। उसका है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स को ही एक्चुअली एग्जिस्टिंग इक्विटी बोला जाता है। देखिए, मैंने आपको क्लास में अपनी इन डिटेल समझाया था कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी कैसे निकालते हैं, है ना। ये दो अलग अलग चीजें हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कुछ ने तो ऐसे वायरस भी पाल रखे हैं कि हम वैक निकालते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स तो लेते ही नहीं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कंसेप्ट वही है ना, इधर उधर हो जाते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब भी हम वैक निकालते हैं, मैक निकालते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत बात है। आपको पता ही नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स, वो सोचते हैं रिटेन्ड अर्निंग कोई अलग ही चीज है। रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ नहीं होता, इसका दूसरा नाम होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी। मतलब अभी जो आपने पुराने शेयर होल्डर्स लिए थे बेटा, उनसे पैसा लिया था,
है ना, तो उनका पैसा कहाँ रखोगे, कंपनी में जोड़ के तो रखोगे, और रिटेन अर्निंग्स को क्या बोलते हैं, जोड़ा हुआ पैसा ही तो है। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी वालों को न्यू इक्विटी, सॉरी, रिटेन अर्निंग्स के नाम से बोला जाता है, ठीक है। और अगर आप कोई न्यू पैसा उठाते हो तो वहां पे हम न्यू इक्विटी लेंगे, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, वैक, तो बेटा आप वहां पे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स लोगे, कंसिडर करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम वैक निकाल रहे हैं, कंपनी की वैक निकाल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं उठा रहे। एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा आप नाम से समझो ना, अब आप सेक्शन सी में पढ़ के आ चुके हैं, आपको मार्जिनल का मतलब पता है। मार्जिनल मतलब हर एक, जब एक न्यू डॉलर उठाते हो, हर एक न्यू डॉलर उठाने पर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो बेटा जब आप न्यू डॉलर उठा ले हो, मतलब न्यू पैसा उठा रहे हो, तो बेटा बट ऑब्वियस है एग्जिस्टिंग इक्विटी मतलब आपके पास नहीं होगी, एग्जिस्टिंग पैसा नहीं होगा ना। बेटा आपके पास घर में पैसा नहीं होगा तभी तो आप बाहर से पैसा उठाओगे ना। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप रिटेन अर्निंग्स नहीं लेते, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, समझे लॉजिक। क्यों, क्योंकि मार्जिनल मतलब न्यू पैसा उठा रहे हो, न्यू पैसा उठा रहे हो मतलब घर में पैसा नहीं होगा, और घर में पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, घर का पैसा ही तो है, वो नहीं है आपके पास, तभी तो बाहर से जा रहे हो। तो आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में न्यू इक्विटी, न्यू डेट को ही कंसिडर करते हो, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आप कंसिडर नहीं करते, लेकिन वैक में कंसिडर करोगे, क्योंकि वो न्यू इक्विटी नहीं है, न्यू पैसा नहीं उठा रहे हो। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है, थोड़ा सा न्यू इक्विटी उठा लिया, उसको आप बस आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से कन्वर्ट करो। ये हमने इन डिटेल आपको अपने कंसल्ट क्लास में समझाया था। बस मुझे आपको एक ये डाउट क्लियर करना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट था कि रिटेन अर्निंग्स क्या मैक में कैलकुलेशन होती है, वैक में। तो आंसर है बेटा हाँ, वैक में तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स लेना ही पड़ेगा ना। अरे वो आपके शेयर होल्डर्स नहीं है, एग्जिस्टिंग पैसा ही तो है शेयर होल्डर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको कंसिडर नहीं करोगे। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन अगर मैक के बारे में होता, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की अगर बात होती, तो हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स नहीं लेते, क्योंकि वही लॉजिक है, नया पैसा उठा रहे हैं तो बट ऑब्वियस घर का पैसा होता है रिटेन अर्निंग्स, वो आपके पास नहीं होगा, तभी तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। खैर अब यहाँ से वैसे ये बहुत ईजी हो गया है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसने तो हमको इसमें कुछ भी करने को नहीं बोला है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला अज्यूम कर लो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला भैया अज्यूम करो कि डेट की जो रेट है, डेट की जो कॉस्ट है आफ्टर टैक्स, देखो अगर ये नहीं बोलता तो हमको आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता। कैसे निकालते हैं, डेट लेते हैं, सोचो अगर 10% का रेट है तो इसमें से क्या करते हैं, 1 माइनस टैक्स परसेंट माइनस कर देते हैं, हमारे पास आफ्टर टैक्स रेट आ जाता है। खैर ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है इसने, तो एग्जामिनर को आप थैंक यू बोल दीजिए इसके लिए। चलिए हम अपनी वैक की कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। वैक की कैलकुलेशन निकालते हैं, कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल कौन कौन सी हमारे पास, डेट है भैया, इक्विटी है। अच्छा इक्विटी में दो होते हैं, इक्विटी नहीं लिखूंगा मैं, इक्विटी में बराबर दो तरीके हैं, दो होते हैं ना, इक्विटी तो दो है, एक एग्जिस्टिंग इक्विटी और एक न्यू इक्विटी। पहले हम न्यू इक्विटी लिख देते हैं, न्यू इक्विटी कितनी, एनई लिख देता हूं, और एग्जिस्टिंग इक्विटी आरई, जिसे रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू अमाउंट कितना है, अमाउंट निकालना बेटा, लेकिन अमाउंट देखने से पहले हम देख लेते हैं रेट क्या क्या इसने दे रखे हैं, ठीक है। इसने दे रखा है टैक्स का रेट 40% है, वो सब ठीक है, हमको ये सब लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है अज्यूम कर लो आफ्टर टैक्स 10% है, ठीक है, 10% है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 14% है, ठीक है। कॉमन इक्विटी का रेट भी उसने दे दिया, अगर आप बाहर से मतलब न्यू इक्विटी इश्यू करते हैं तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगी, 16% पड़ेगी, ठीक है। सब तो उसने क्वेश्चन में गिवन ही कर दिया, हमको कुछ निकालना ही नहीं है, बस वो ये बता रहा है आपको $7 मिलियन की अगले साल जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बेटा $7 मिलियन की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसने कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, जब भी आप बाहर से पैसा उठाते हो आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर से तो उठाओगे। कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा इसने साफ साफ गिवन कर दिया, 40% मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, देखिए 40% ये उठाएगा डेट से और 60% ये उठाएगा इक्विटी से, ठीक है। 40% डेट से हो गया, 60% इक्विटी से हो गया। तो जल्दी से आपका पैसा कितना चाहिए, 70 लाख, $7 मिलियन को 70 लाख बोल सकते हैं ना। तो बेटा देखो यहां पे आ जाओ, 70 लाख, पहली बात तो बेटा 40% सीधा सीधा किसका है, हमारा डेट का, तो बेटा का 40% इसका आ जाएगा 28 लैक्स, 28 लैक्स तो हमारा डेट हो गया भैया। अब इक्विटी की बात कर लें, 60% इक्विटी है बेटा, 60% तो इक्विटी है हमारा, ठीक है, 60% इक्विटी है, कितना हो गया 60%, 70 इसका ये हो गया भैया हमारा 42 लैक्स, 42 लैक्स हो गया। अच्छा ये 42 लैक्स आप इक्विटी से उठाओगे, लेकिन बड़े ध्यान से इसमें एक बात है आपको देखने वाली, बात आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा है कि जो घर में जोड़ा हुआ पैसा ऑलरेडी रखा है वो 30 लाख है। देखो लिखा हुआ है एंटिसिपेटेड अर्निंग्स टू बी रिटेन इन द कमिंग ईयर आर 30 लैक्स, $3 मिलियन, मतलब $30 लाख आपके पास होगा अगले साल। बेटा आपको इक्विटी से पैसा कितना चाहिए, $42 लाख, $42 लाख चाहिए ना, ये देखो $42 लाख आपको चाहिए, उसमें से आपके पास एग्जिस्टिंग कितना पड़ा हुआ अगले साल तक,
आपके पास एग्जिस्टिंग कितना पड़ा हुआ है इसमें से 30 लाख। तो बेटा एक्चुअली आप मार्केट से नया फिर कितना उठाओगे 12 लाख। ठीक है 12 लाख आप मार्केट से नया उठाओगे। 30 लाख आपके पास ऑलरेडी पड़ा है किसके नाम पे रिटेन अर्निंग्स के नाम पे। और तो आप न्यू इक्विटी कितनी इश्यू करोगे 12 लाख। ठीक है तो अब इसको हम फिगर्स यहाँ पे लिख देते हैं। डेट कितना है हमारा 28 लाख। ठीक है 28 लाख हमारा डेट हो गया। न्यू इक्विटी हमारी हो गई 12 लाख और हमारी जो आ रही हो गई वो हो गई 30 लाख। ठीक है हाँ जी 30 लाख हो गई। चलिए अब आपको यहां से आगे आता ही है। ठीक है अ, इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है इसको मैंने थोड़ा नीचे रख दिया क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। खैर अब आप यहाँ पे देखिए हमें इंटरेस्ट अब हमें यहाँ पे क्या निकालने वेट्स निकालने वेट्स आपको आते ही है निकालने वेट्स निकालो भैया। देखो पूरा कैपिटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी थी 70 लाख। कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी थी 70 लाख उसमें डेट की कितनी परसेंटेज है 28 लाख। तो बेटा आप आराम से निकाल सकते हो कैलकुलेटर आपके सामने है। ठीक है 28 लाख में से बेटा 70 सीधे सीधे निकाल दो 40% तो यही हो गई 40% हो गई ना। हाँ अच्छा 12 लाख में से कितना हुआ 12 लाख में से अगर हम करेंगे 70 लाख इंटू 100 तो ये तो हो गया बेटा 17.14%। ठीक है जी 14% लिख देते हैं। अच्छा ये कितना है 30 लाख 30 लाख डिवाइड बाय 70 लाख इंटू 100 बेटा ये हो गया 42.86 42.857 आया इसको राउंड ऑफ करके 42.86 लिख देते हैं। आपको पता है बेटा आपको ये चीज पता है कि सारे वेट्स का जो टोटल होता है वो 100% होता है। सारे वेट्स का जो बेटा टोटल होता है वो 100% होता है। अच्छा मैं आप लोगों को एक क्या कहते हैं उसको एक एडवाइस दूंगा कि ये जो मैंने ऐसे परसेंटेज में लिख दिया ना आप बताओ क्या करा एक हैबिट बनाओ इसको बताओ डेसिमल्स में लिखने की। इनको जैसे इसको 0.4 लिख सकते हैं है ना। इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट मतलब कुछ नहीं करना परसेंटेज को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हो डिवाइड बाय 100 करके। ठीक है तो इसको लिख सकते हैं 0.714 इसको लिख सकते हैं 0.4286। ठीक है चलिए अब बेटा हमारे पास वेट्स आ गए हैं। इंटरेस्ट आप यहां पे लिख दो इंटरेस्ट कितना भैया इंटरेस्ट नहीं सॉरी रेट लिखना है। रेट लिखो बेटा जल्दी लिखो रेट्स लिखो। रेट्स क्या भैया रेट्स हमारे पास इसने गिवन कर रखे इसके हैं 10% इसका है 16% इसका है 14%। चलो भैया अब आपको पता है बेटा इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है अब आपको पता है डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वेट्स आ जाएगा मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा टोटल आपका क्या आएगा टोटल क्या आएगा आपकी वैक आ जाएगी। टोटल आपकी बेटा आ जाएगी वैक वैक आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है चलो अब जल्दी निकालते हैं इसका आंसर क्या है 0.4 इंटू बेटा मेरे से जल्दी चलो। अच्छा मैंने आपको बोला है ना परसेंटेज को सारे को डेसिमल्स में कन्वर्ट करो इसको भी फिर कन्वर्ट करो 0.1 0.16 एंड 0.14। ठीक है सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया अब आंसर निकालो 0.4 इंटू 0.1 आ गया ये 0.04। अच्छा इसको करो 0.1714 इंटू 0.16 ये आ गया भैया 0.027424 पूरा लिख दिया। ठीक है पूरा लिख दो चलो 0.4286 इंटू 0.14। भाई मैं आप लोगों को यही डिस्कस एडवाइस करूंगा कि जितने डेसिमल प्लेसेस आते हैं सारे लिखो। ठीक है कुछ भी उसमें अभी आप करो मत जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए राउंड ऑफ मत करो। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। आंसर निकालते हो जितने भी डेसिमल आ रहे हैं 7 आ रहे हैं 8 आ रहे हैं सारे लोग। ठीक है वैसे जनरली इससे ज्यादा नहीं आता है आपको 6 तक लेने चाहिए। ठीक है 6 तक 8 तो कुछ ज्यादा ही होगा 6 तक लो 6 से कम नहीं लेना। फाइनल आंसर में आप राउंडिंग ऑफ करना निकालने से पहले कभी भी राउंडिंग ऑफ मत करना 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेने की प्रैक्टिस बना लो। ठीक है अपने कैलकुलेटर को भी अगर आप बी टेक्सास यूज करते हो 6 डेसिमल्स तक उसको सेट कर लीजिए। मेरी कैलकुलेटर वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कैसे उसको सेट करते हैं। ठीक है ये आ गया हमारा ये अब इस तीनों को बेटा ऐड कर लो प्लस 0.027424 प्लस 0.04 ये हमारा आ गया भैया 0.1274
828, ठीक है बेटा, आंसर आ गया। अब मैं इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो बेटा, तो ये आ गया 12.74%, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना होता आंसर, हो गया, क्योंकि ऑप्शंस में भी सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही दे रखा है। आप देख सकते हैं बेटा, ऑप्शन बी है बेटा, बहुत आसान था ये, ठीक है, बी आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स को पता है क्या डाउट है, स्टूडेंट्स को एक्चुअली डाउट ये है कि सर ये कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों ले लिया इसके अंदर, ये देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है सर, ये वाला, ये कैसे ले लिया, ये तो सर लेते ही नहीं हम तो, यही तो गड़बड़ है बेटा। वैक की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स लेना पड़ता है, क्योंकि वैक क्या है, एग्जिस्टिंग जो आपके पास पैसा पड़ा है या आप मार्केट में जो इशू करना पाते हो वो है। मार्केट में अगर आप इशू करते हो न्यू पैसा और एग्जिस्टिंग इक्विटी भी आपके पास है, उसकी कॉस्ट निकालते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में दिया होता मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब आप नया पैसा उठा रहे हो मार्केट से, तो नया पैसा उठा रहे हो, इसका मतलब आपके पास जो घर में पैसा है वो आपका खत्म हो गया होगा, तो वहां पे फिर हम देखो रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे ले ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स क्या है, घर का पैसा है। तो यहाँ पे हमको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं लेना होता। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस में आपको क्या करना था, अगर ये क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में होता, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, आपको बस रिटेन अर्निंग्स नहीं लेना था, है ना, रिटेन अर्निंग्स लेना, तो आपको क्या सीधा सीधा क्वेश्चन आसान था। 40% डेट था, तो इसका मल्टीप्लाई करना था आपको इसके इंटरेस्ट रेट से, प्लस 60% इक्विटी थी, सारी की सारी, अब न्यू इक्विटी इश्यू करोगे क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी है नहीं, और इसके इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना था 0.16, आप दोनों को टोटल करते, आपका जो यहाँ पे रेट आता है उसको मैक बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, ऐसा आता है ये आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे है, आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स लेनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट समझ में आएगा। वैसे कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, लेकिन बस एक कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने ये डाउट लिया। और ये आप पहले नहीं हो, अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, ऐसे बहुत पिछले टर्म से स्टूडेंट्स को यही सेम डाउट है, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर मुझे लगता है बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उस पर मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।